Hello everyone, welcome to our YouTube channel Shiksha Alliance. Today we are going to start our daily current affairs session in which we will cover important news from several newspaper, PIB and various government sources. So let's begin our session. Our first topic is life on Mars. तो हम जानेंगे जो लाइफ की बात कही गई है मार्स में इसके बारे में. New researcher published on astrobiology found that ancient bacteria called Corynebacterium Deinococcus radiodurans could survive 280 million years if buried under Mars surface much longer than previously thought. जो न्यू रिसर्च है जिसको कि पब्लिश किया गया है एस्ट्रोबायोलॉजी में, इसमें पाया गया है कि जो एंशियंट बैक्टीरिया है जिसको नाम है कॉर्नबैक्टीरियम डेनोकोकस रेडियोडुरेंस, ये सर्वाइव कर सकती है 280 मिलियन ईयर्स अगर इसको बरी किया जाए अंडर मार्स के सरफेस पे लॉन्गर टाइम तक प्रीवियसली जितना हम लोगों ने सोचा था. नो एविडेंस ऑफ सर्वाइविंग लाइफ ऑन मार्स इज नोन टू मैनकाइंड. कोई भी जो एविडेंस है सर्वाइविंग लाइफ का मार्स पे मैनकाइंड के लिए नहीं मिला अभी तक. द सरफेस ऑफ द रेड प्लैनेट इज ड्राई एंड इमेंसली कोल्ड विद एन एवरेज ऑफ -63 डिग्री सेल्सियस. जो सरफेस है रेड प्लैनेट का वो ड्राई है, काफी ज्यादा कोल्ड है. इसका एवरेज टेम्परेचर जो है वो -63 डिग्री सेल्सियस है. Also, its thin atmosphere and absence of magnetosphere let in cosmic radiation and solar wind. और जो इसका थीन एटमोस्फियर है और जो एब्सेंस है मैग्नेटोस्फियर, इसके कारण कॉस्मिक रेडिएशन और सोलर विंड वहां पे आते हैं. That this factor pair with only a trace amount of water lead of inhabitability of life on Mars. ये सारे फैक्टर जो है वो सिर्फ बहुत ही कम अमाउंट वाटर का होने के कारण इनहेबिटेबिलिटी हो जाता है मार्स पर लाइफ का. Mars is the fourth planet from the sun and the second smallest planet in the solar system. Research in the past 10 years had revealed that some 4 billion years ago, Mars was more similar to our planet with flowing water and a thicker atmosphere. जो मार्स है ये फोर्थ प्लेनेट है सन से और सेकंड स्मॉलेस्ट प्लेनेट है सोलर सिस्टम का. रिसर्च जो है पास्ट 10 ईयर का वो बताता है कि कुछ 4 बिलियन ईयर्स अगो जो थे मार्स पे सिमिलर हमारे प्लेनेट जैसा ही मार्स था, वहां पे फ्लोइंग वाटर थे, थिकर एटमोस्फियर था. Therefore, various missions to search for possibility of life on Mars have been sent, including. इसी कारण बहुत सारे जो मिशन है सर्च करने के लिए पॉसिबिलिटी को लाइफ का लेके मार्स के ऊपर भेजा गया है. कौन कौन सा? तो इसरो का मार्स ऑर्बिटर मिशन मंगलयान 2013 में भेजा गया था. नासा का परसेवरेंस विद इंगेन्युइटी हेलीकॉप्टर 2020 में भेजा गया था. CNSA चाइना का ताइवान 1 और जुरोंग रोवर 2020 में भेजा गया. और यूएई का होप है जिसका अल अमल भी के नाम से हम जानते हैं जिसको 2020 में भेजा गया था. तो ये सारे आपको याद होना चाहिए कौन सा किस कंट्री के द्वारा और कब भेजा गया था. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ह्यूमन डीएनए इज 8% वायरस. तो जो ह्यूमन का डीएनए है उसमें 8% वायरस बताया जा रहा है. कि क्यों कहा गया क्या हम समझेंगे सारे मैटर को. अकॉर्डिंग टू न्यू रिसर्च 8% ऑफ आवर डीएनए कंसिस्ट ऑफ रेमिनेंट ऑफ एंशिएंट वायरस. जो एक नया रिसर्च है उसके अनुसार जो 8% है हमारे डीएनए का उसमें रेमिनेंट देखे जा सकते हैं एंशिएंट वायरस के. ह्यूमन इंडोजेनस रेट्रोवायरस HERV. जानेंगे हम ह्यूमन इंडोजेनस रेट्रोवायरस के बारे में. HERV are a family of virus within our genome with similarity to present day exogenous retrovirus. जो ह्यूमन इंडोजेनस रेट्रोवायरस है वो फैमिली है वायरस का जो कि हमारे जीनोम में है जिसमें सिमिलरिटी है आज के एक्सोजेनस रेट्रोवायरस से. Like modern HIV, this ancient retrovirus had to insert their genetic material into the host genome to replicate. जैसे कि मॉडर्न HIV है उसी तरीके से एंशियंट रेट्रोवायरस जो है वो इंसर्ट करते थे अपने जेनेटिक मटेरियल को होस्ट जीनोम में ताकि वो रेप्लिकेट कर सके. By targeting germ cells such as egg or sperm, this retrovirus become incorporated into human ancestral genome over the course of million of years. और टारगेट करते हुए जर्म सेल को जैसे कि एग या स्पर्म को ये रेट्रोवायरस जो थे वो इनकॉर्पोरेट करते थे खुद को ह्यूमन के एंसेस्ट्रल जीनोम पे मिलियंस ऑफ ईयर के समय के कोर्स पे. वायरस इंसर्ट देयर जीनोम इनटू देयर होस्ट इन द फॉर्म ऑफ प्रो वायरस. वायरस जो है वो इंसर्ट करते हैं अपने जीनोम को होस्ट पे प्रो वायरस के फॉर्म पे. प्रो वायरस इज ए वायरस जीनोम दैट इज इंटीग्रेटेड इनटू द डीएनए ऑफ ए होस्ट सेल. जो प्रो वायरस होता है ये एक वायरस जीनोम होता है जिसको कि इंटीग्रेट किया जाता है डीएनए में होस्ट सेल के. There are around 30 different kind of human endogenous retrovirus in people today, amounting to over 60,000 pro-virus in the human genome. और अभी क्या है 30 different kind है human endogenous retrovirus का people मास के समय पे जो कि आपका 60,000 pro-virus human genome के लिए हो जाता है. The effect of HERV on human health are still unclear. Some are toxic to human while other are healthy. और जो इफेक्ट है HERV का ह्यूमन के हेल्थ के ऊपर ये अभी भी पूरी तरीके से क्लियर नहीं है. कुछ काफी खतरनाक है ह्यूमन के लिए जबकि कुछ जो है वो काफी ज्यादा बेनिफिशियल है. ये आप देख सकते हैं जो प्रोसेस है ये वर्टिकल ट्रांसमिशन हुआ, ये जर्म लाइन इंफेक्शन है आपका, ये सोमेटिक इन्फेक्शन, ये हॉरिजॉन्टल ट्रांसमिशन जो हुआ आपका. उसका आप ये देख सकते हैं जो वो वायरल डीएनए और ऊपर का जीनोमिक आरएनए का जो दिया हुआ है सीक्वेंस को. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वर्ल्ड सिटीज डे.
हम जानेंगे वर्ल्ड सिटी डेज के बारे में, क्या ऑब्जेक्टिव है इसका, सब कुछ समझेंगे। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली डेजिग्नेटेड 31 अक्टूबर एज वर्ल्ड सिटी डे एंड इट वाज फर्स्ट सेलिब्रेटेड इन 2014। तो जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है, यूएनजीए, उन्होंने डेजिग्नेट किया था 31 अक्टूबर को वर्ल्ड सिटी डेज के तौर पे, और पहली बार इसको सेलिब्रेट किया गया था कब, 2014 में। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू प्रमोट द इंटरनेशनल कम्युनिटी इंटरेस्ट इन ग्लोबल अर्बनाइजेशन। इसका मकसद है कि प्रमोट किया जाए इंटरनेशनल कम्युनिटी को इंटरेस्ट को ग्लोबल अर्बनाइजेशन की ओर, पुश फॉरवर्ड कॉर्पोरेशन एमंग कंट्रीज इन मीटिंग अपॉर्चुनिटी एड्रेसिंग चैलेंजेस ऑफ अर्बनाइजेशन। पुश करना है कॉर्पोरेशन को कंट्रीज में कि वो आगे बढ़ के पूरा करे, अपॉर्चुनिटी को एड्रेस करे जो प्रॉब्लम है अर्बनाइजेशन को लेके। कंट्रीब्यूटिंग टू सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट अराउंड दी वर्ल्ड, कंट्रीब्यूट करना है सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट की ओर पूरे विश्व के लिए। अर्बन अक्टूबर was launched by UN Habitat in 2014 to emphasize the world urban challenge and engage the international community toward the new urban agenda। जो अर्बन अक्टूबर है इसको लॉन्च किया गया था यूएन हैबिटेट के द्वारा 2014 में, ताकि फोकस किया जा सके वर्ल्ड के अर्बन चैलेंज के ऊपर और एंगेज किया जा सके इंटरनेशनल कम्युनिटी को न्यू अर्बन एजेंडा की ओर। वर्ल्ड सिटी डेज ब्रिंग अर्बन अक्टूबर टू एन एंड ऑन 31 अक्टूबर एवरी ईयर। और जो वर्ल्ड सिटी डेज है ये लाता है अर्बन अक्टूबर को एंड में कब, 31 अक्टूबर के समय हर एक साल के। यूएन हैबिटेट के बारे में भी हम जान लें। यूनाइटेड नेशन ह्यूमन सेटलमेंट प्रोग्राम यूएन हैबिटेट इज द यूनाइटेड नेशन एजेंसी फॉर ह्यूमन सेटलमेंट एंड सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट। जो यूनाइटेड नेशन ह्यूमन सेटलमेंट प्रोग्राम है यूएन हैबिटेट, जो यूनाइटेड नेशन का एजेंसी है ह्यूमन सेटलमेंट के लिए और सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट के लिए। इट वॉज एस्टैब्लिश इन 1978 एज एन आउटकम ऑफ द फर्स्ट यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन सेटलमेंट एंड सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट हेल्ड इन वैनकूवर कनाडा इन 1976। और इसको स्टैब्लिश किया गया था 1978 में। एक आपका आउटकम है पहले यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन सेटलमेंट और सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट का, जो कि आपका वैनकूवर कनाडा पे हुआ था 1976 पे। इट इज मैंडेटेड बाय द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली टू प्रमोट सोशली एंड एनवायरमेंटली सस्टेनेबली टाउन एंड सिटी टू प्रोवाइड एडिकेट शेल्टर फॉर ऑल। और ये मैंडेट किया गया था यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा कि वो प्रमोट करे सोशली और एनवायरमेंटली सस्टेनेबल टाउन और सिटी को, ताकि प्रोवाइड किया जा सके एडिकेट शेल्टर को सबके लिए। इट इज ए मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट ग्रुप, और ये मेंबर है आपका यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट ग्रुप का। यूएन हैबिटेट रिपोर्ट टू द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, और जो यूएन हैबिटेट रिपोर्ट करता है किसको, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली को। इट हैड हिज हेडक्वार्टर इन नायरोबी केन्या, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, नायरोबी में केन्या के। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कोरोनल होल्स। तो हम जानेंगे कोरोनल होल के बारे में। NASA released an image taken by Solar Dynamic Observatory (SDO) where the sun seemed to be smiling as a smiley-like figure was made due to the presence of dark coronal hole। नासा ने रिलीज किया एक इमेज को सोलर डायनेमिक ऑब्जर्वेटरी के द्वारा, एसडीओ के द्वारा, जहां पे सन जो है स्माइलिंग के जैसा दिख रहा है, एक स्माइली लाइक फिगर के जैसा, क्योंकि उसमें प्रेजेंस है डार्क कोरोनल होल्स का। ये कोरोनल होल होता है क्या, हम इसको आप समझते हैं। A coronal hole is a temporary region of relatively cool, less dense plasma in the solar corona, where the sun magnetic field extends into interplanetary space as an open field। जो कोरोनल होल होता है ये एक टेम्पोररी रीजन होता है जो कि रिलेटिवली कूल होता है, कम डेंस प्लाज्मा होता है वहां पे सोलर कोरोना के कंपैरिजन पे, जहां पे सन का मैग्नेटिक फील्ड जो है वो एक्सटेंड करता है इंटरप्लैनेटरी स्पेस पे एक ओपन फील्ड के तौर पे। Sun corona is its outermost layer containing plasma above the chromosphere and extend million of kilometers into interplanetary space. Due to the presence of strong magnetic field, usually in closed loop, the temperature in the coronal layer is above 2 million degrees Celsius compared to equivalent 5 degrees Celsius on surface of sun। और जो सन का कोरोना है ये इसके आउटर मोस्ट लेयर होता है जो कि कंटेन करता है प्लाज्मा को अबव क्रोमोस्फियर के, और ये एक्सटेंड करता है मिलियन ऑफ किलोमीटर तक इनटू इंटरप्लैनेटरी स्पेस पे। प्रेजेंस होने के कारण स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड का यूजुअली क्लोज लूप में जो टेम्परेचर होता है कोरोनल लेयर का वो अबव होता है 2 मिलियन डिग्री सेल्सियस से। नासा सोलर डायनामिक ऑब्जर्वेटरी के बारे में हम जान ले। लॉन्च इन 2010 एज अ पार्ट ऑफ लिविंग विथ स्टार LWS प्रोग्राम। It is a spacecraft that study how solar activity happen and how that impact the entire solar system. SDO take observation of the sun interior surface and observation। इसको लॉन्च किया गया था नासा के सोलर डायनेमिक ऑब्जर्वेटरी को 2010 में। ये पार्ट है आपका लिविंग विथ स्टार LWS प्रोग्राम का। ये एक स्पेसक्राफ्ट है जो स्टडी करता है किस तरीके से सोलर एक्टिविटी होता है और ये कैसे प्रभाव डालता है पूरे सोलर सिस्टम के ऊपर। एसडीओ जो है वो ऑब्जर्वेशन करता है सन के इंटीरियर सरफेस और एटमॉस्फेयर के बारे में।
ये आप देख सकते हैं जो स्ट्रक्चर है सन का, तो ये आपका सेंटर वाला वो कोर है जहां पे न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। उसके बाद वाला आपका रेडिएटिव जोन है जहां पे एनर्जी ट्रांसफर होता है रेडिएशन के माध्यम से। कन्वेक्शन जोन जहां पे एनर्जी ट्रांसफर होता है कन्वेक्शन से। फोटोस्फीयर जो कि डीपेस्ट पार्ट है सन का जहां जिसको हम डायरेक्टली ऑब्जर्व कर सकते हैं। क्रोमोस्फीयर नॉर्मली ये इनविजिबल होता है, इसको देखा जा सकता है टोटल इक्लिप्स के दौरान। और कोरोना तो ये ल्यूमिनस इन्वेलप है, वेरी हाई टेम्परेचर प्लाज्मा जो है उसको वो सराउंड करता है इस सन को। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लिथियम आयन बैटरी एंड न्यू एनोड मटेरियल। तो हम जानेंगे जो लिथियम आयन बैटरी या न्यू एनोड मटेरियल को लेकर न्यूज आया इसके बारे में। रिसर्चर फ्रॉम IIT गांधीनगर एंड जापान डिस्कवर अ न्यू एनोड मटेरियल विच कुड बी हेल्पफुल इन इंश्योरिंग द लाइफ एंड अल्ट्रा फास्ट चार्जिंग ऑफ लिथियम आयन बैटरी। जो रिसर्चर है IIT गांधीनगर के और जापान के, इन दोनों ने मिलकर डिस्कवर किया है एक नए एनोड मटेरियल को जो कि मददगार हो सकता है इंश्योर करने में जो लाइफ और अल्ट्रा फास्ट चार्जिंग है लिथियम आयन बैटरीज का। न्यू एनोड मटेरियल के बारे में हम जान ले। ये आपका 2 डायमेंशनल एनोड मटेरियल है जिसको डेवलप किया गया उपयोग करके नैनो शीट का, जिसको डिराइव किया गया था टाइटेनियम डाइबोराइड TiB2 के माध्यम से। ये जो एनोड है उसमें अल्ट्रा फास्ट चार्जिंग कैपेसिटी है और जो कि कंसिडरेबल डिस्चार्ज कैपेसिटी, हाई कैपेसिटी रिटेंशन को रखता है। ये जो इनोवेशन है वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसका पोटेंशियल है कि वो इंडिया को एक लीडर बना सकता है रिन्यूएबल एनर्जी के फील्ड पे। बैटरी आर कंप्राइज ऑफ 3 इसेंशियल कंपोनेंट। जो बैटरी होता है ये कंप्राइज करता है 3 इसेंशियल कंपोनेंट को। कौन कौन सा? एनोड इज द नेगेटिव और रिड्यूसिंग इलेक्ट्रोड that release electron to the external circuit and oxidize during an electrochemical reaction। जो एनोड होता है वो नेगेटिव या रिड्यूसिंग इलेक्ट्रोड होता है जो रिलीज करता है इलेक्ट्रॉन को एक्सटर्नल सर्किट पे और ऑक्सीडाइज करता है इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन के दौरान। कैथोड इज द पॉजिटिव और ऑक्सीडाइजिंग इलेक्ट्रोड दैट एक्वायर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल सर्किट एंड इट रिड्यूस ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन। तो कैथोड होता है वो पॉजिटिव या ऑक्सीडाइजिंग इलेक्ट्रोड होता है जो एक्वायर करता है इलेक्ट्रॉन को एक्सटर्नल सर्किट से और रिड्यूस होता है इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन के दौरान। और इलेक्ट्रोलाइट मीडियम होता है जो कि प्रोवाइड करता है आयन को ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म को कैथोड और एनोड के बीच में। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा CSE रिपोर्ट ऑन नेचुरल डिजास्टर। तो जो CSE का रिपोर्ट है नेचुरल डिजास्टर को लेकर इसको हम समझेंगे। According to a recent CSE report, India saw natural disaster almost every day in the first 9 months of 2022। जो रिसेंट CSE का रिपोर्ट है इसके अनुसार इंडिया में देखा गया है नेचुरल डिजास्टर हर एक 9 डेज पे पहले 9th मंथ के दौरान 2022 के। की हाईलाइट क्या इस रिपोर्ट का? इंडिया रिकॉर्डेड एक्सट्रीम वेदर इवेंट ऑन 242 ऑफ द 273 डेज फ्रॉम जनवरी 1 टू सितंबर 30, 2022। इंडिया में रिकॉर्ड किया गया है एक्सट्रीम वेदर इवेंट को जो कि आपका 242 दिन था 273 डेज में से जनवरी 1 से सितंबर 30, 2022 के दौरान, जिसमें कि आपका हीट वेव, कोल्ड वेव, साइक्लोन, लाइटनिंग, हैवी रेनफॉल, फ्लड, लैंडस्लाइड सब आता है। सबसे ज्यादा इफेक्टेड जो स्टेट था वो कौन सा था? तो मध्य प्रदेश था। लॉस और डैमेज की अगर हम बात करें तो डेथ हाईएस्ट इन हिमाचल प्रदेश फॉलोड बाय मध्य प्रदेश एंड असम। जो डेथ सबसे ज्यादा आपका हिमाचल प्रदेश में हुआ था, उसके बाद मध्य प्रदेश में, उसके बाद असम में। लाइटनिंग और स्टॉर्म जो है वो आपका स्प्रेड किया था 30 स्टेट्स में जिसके कारण 770 लाइफ जो थी वो चली गई थी। हीट वेव के कारण 45 लाइफ गई थी। डैमेज की अगर हम बात करें, असम रिपोर्टेड द हाईएस्ट नंबर ऑफ डैमेज हाउस एंड एनिमल डेथ। असम में रिपोर्ट किया गया हाईएस्ट नंबर डैमेज हाउसेज का और एनिमल डेथ का। वो स्टेट रीजन कौन था आपका? था तो सेंट्रल और नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया जो था वहां रिपोर्ट किया गया था हाईएस्ट नंबर ऑफ डेज 198 एंड 195 रेस्पेक्टिवली जो एक्सट्रीम वेदर इवेंट का था। इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन लाइफ लॉस, सेंट्रल इंडिया टॉप द लिस्ट विद 887 डेथ फॉलोड बाय ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया। और अगर ह्यूमन लाइफ लॉस की अगर हम बात करें तो सेंट्रल इंडिया टॉप करता है इस लिस्ट में, 887 डेथ वहां पे हुआ था। उसके बाद ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट इंडिया है जहां पे 783 डेथ देखे गए थे। रीजन इसके पीछे क्या है? तो ग्लोबल वार्मिंग इंड्यूस चेंजेस इन द एटमॉस्फेरिक एंड वाटर सिस्टम अराउंड द वर्ल्ड। जो ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो बदलाव आया है एटमॉस्फेरिक और वाटर सिस्टम में पूरे विश्व का, जिस कारण ये सब हो रहा है। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट इज ए दिल्ली बेस्ड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन with the aim to develop into an excellent resource center with information on sustainable development issue। और जो सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट जो कि एक दिल्ली बेस्ड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, इसका मकसद है डेवलप करना एक एक्सीलेंट रिसोर्स सेंटर को जिसका इन्फॉर्मेशन हो सस्टेनेबल डेवलपमेंट इश्यू को लेके। नेक्स्ट टॉपिक हमारा यूपी गेट्स इज 4th टाइगर रिजर्व। तो यूपी को जो उसका 4था टाइगर रिजर्व मिल गया, इसके बारे में हम जानेंगे। रानीपोल टाइगर रिजर्व इन उत्तर प्रदेश has become the 53rd tiger reserve in India। As of right now, the RWS in the Chitrakoot district has no tiger of its own। जो रानीपुर टाइगर रिजर्व है आपका, ये उत्तर प्रदेश का 53rd टाइगर, ये टोटल जो आपका भारत का है उसमें से ये 53rd टाइगर रिजर्व है। ये जो है आपका उत्तर प्रदेश का 4था रिजर्व हो जा रहा है। अभी क्या प्रेजेंटली आपका रानीपुर टाइगर रिजर्व में जो कि चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है वहां पे कोई भी टाइगर खुद का नहीं है।
रानीपुर टाइगर रिजर्व जो है चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट में चौथा है यूपी स्टेट का। जो बाकी और आपका टाइगर रिजर्व है वो कौन कौन सा है, तो डुडवा टाइगर रिजर्व, पीलीभीत टाइगर रिजर्व और आपका अमनगढ़ जो कि एक बफर है कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का। ये 3 जो आपका यूपी का टाइगर रिजर्व है, ये चौथा हो गया। Ranipur Wildlife Sanctuary was founded in 1977 and is part of government concentrated effort for the protection and conservation of India's tiger population। और जो रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है इसको फाउंड किया गया था 1977 पे। ये पार्ट है आपके गवर्नमेंट का कॉन्सेंट्रेटेड एफर्ट का प्रोटेक्ट करने के लिए और कंजर्व करने के लिए इंडिया के टाइगर पॉपुलेशन को। दैट्स ऑल फॉर डेली करंट अफेयर सेशन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। These are our social media link. From here also you can stay connected with us and give us your valuable feedback. Thank you and have a nice day.